हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक भंडारी अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे ऑनलाइन वीडियो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए लाए हैं, जिसमें हम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारे ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान में सब्जेक्ट कक्षा 10 के लिए आज हम पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 10 विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में आप सबको पता है हम उसे साइंस कहेंगे। तो उसके अंदर हम चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों, हमारे पास छोटा ब्लैक बोर्ड होने के कारण हम आपको जितना हो सके उतना अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम घर में ही वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर किसी रसायन के अंदर परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसका स्वरूप बदल जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि इस रसायन के अंदर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी कि उसकी क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। उस रसायन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से होता है। जैसे कि खुले में अगर आप गर्मियों में दूध को खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, आप बोलोगे कि सर दूध क्या हो जाएगा, कि दूध फट जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि अगर लोहे की कोई भी चीज़ हो, जिसे हम वायुमंडल में रखेंगे तो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर उस पे जंग लग जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर गर्मियों में दूध को खुले में रखेंगे तो दूध फट जाएगा। लोहे की कोई भी चीज़ हो, वो कील हो या आपके लोहे के कोई भी बर्तन हो, उसे अगर हम वायुमंडल में रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। फिर हम जो सांस लेते हैं, हमारे शरीर में खाना पचता है। तो दोस्तों, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी जो घटनाएं हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ी हुई है। यानी कि इस सभी प्रक्रिया में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पे और कैसे होती है वो आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको इसमें समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अब हम दोस्तों एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, अब हम क्रियाकलाप करेंगे। चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। क्रियाकलाप 1.1। आप किताब में देखोगे क्रियाकलाप 1.1 में किताब के अंदर आपको कुछ ऐसा बोला गया होगा कि मैग्नीशियम की रिबन लो। एक
मैग्नीशियम की रिबन जो 2 सेंटीमीटर की होगी, ऐसे ही रिबन लेनी है, यानी कि एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा लेना है जो 2 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए। उससे कम होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। और उसको आपको क्या करना है, एक बर्नर के ऊपर, एक बर्नर्स के ऊपर, लेकिन इसको पहले, इस रिबिन को पहले क्या करना पड़ेगा, रेग माल से घिसना पड़ेगा। रेग माल से जैसे ही आप इसे घिसोगे तो इसके ऊपर की जो परत है वो निकल जाएगी और मैग्नीशियम की पट्टी को अगर आप इस बर्नर के द्वारा जलाओगे तो जलाने से क्या होगा कि स्वेट लो से वो जलेगा। ये स्वेट लो इतनी ज़बरदस्त जलेगी कि आपकी आँख बंद हो जाएगी। और इसके लिए आपको, अगर आप इसे अगर लैब के अंदर प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चश्मा पहन सकते हो तो पहन सकते हो, तो स्वेट लो से वो जलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि भाई अंत में क्या होगा कि अंत में स्वेट चूर्ण में वो रूपांतरित हो जाएगा। क्या होगा, स्वेट चूर्ण में वो रूपांतरित हो जाएगा। यानी कि इसको मैं रासायनिक समीकरण के द्वारा अब आपको समझाऊंगा। क्या हुआ कि Mg यानी कि क्या, मैग्नीशियम। आप सभी को पता होगा कि Mg क्या है, मैग्नीशियम की संज्ञा है, ठीक है। और उसका हमने क्या किया, तो उसको जलाया, लेकिन कहाँ पे जलाया, हवा में जलाया। कहाँ पे जलाया, हवा में, यानी कि वायुमंडल में जलाया। तो वायुमंडल में ऑब्वियसली O2 यानी कि ऑक्सीजन है, तो उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई और क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। यानी कि क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में उसका परिवर्तित हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हुआ, हाँ, कि इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो आपने लिया, उसको क्या किया, जलाया, लेकिन कहाँ पे जलाया, ऑक्सीजन की हाजिरी में जलाया। और उसके कारण क्या हुआ कि MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन गया। तो जो आपका स्वेट चूर्ण है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई दोस्तों। क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। चलिए दोस्तों, अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाकलाप 1.2। फिर दोस्तों ये अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट पा लेना ताकि आप बाद में लिख सकते हो। दूसरी क्रियाकलाप है दोस्तों कि लेड नाइट्रेट के घोल में अगर आप पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हो तो क्या होता है। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस 2, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, एक काउंट्स की बाहर जाएगा ना तो इसको ट्वाइस 2 बोलेंगे। अगर काउंट्स के बाहर 3 है तो उसको ट्वाइस 3, ट्वाइस 4, ट्वाइस 5 ऐसे हम बोलेंगे। समीकरण है, आपके लिए नया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को पता नहीं होगा, तो उनके लिए, जिस बच्चों को पता नहीं है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी हमें किसके साथ अभिक्रिया करनी है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करनी है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिलेगा, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, लेड आयोडाइड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको पता चल गया कि लेड नाइट्रेट की
पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिलता है, लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, लेड आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्रियाकलाप 1.3 पे जाएंगे। इस अभिक्रिया को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से होता है। एक क्रॉनिकल ब्लास्ट लेना है दोस्तों। मेरा चित्र थोड़ा सा गड़बड़ वाला है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्रॉनिकल ब्लास्ट। क्रॉनिकल ब्लास्ट के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। कौन सा एसिड लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया दोस्तों आपने। अब उसके अंदर क्या डालना है, दानादार जिंक यानी कि जस्ता, आप लोग हिंदी में उसे जस्ता बोलते हो, तो जस्ते के टुकड़े को हमें इसके अंदर जो दाने जैसे हो गए उसके अंदर यानी कि HCl के अंदर डालना है। जैसे ही आप जिंक दोस्तों, जिंक की संज्ञा है Zn, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप जिंक को HCl के अंदर डालोगे तो क्या निकलेगा, एक वायु उत्सर्जित होता है दोस्तों। क्या उत्सर्जित होता है, एक वायु उत्सर्जित होता है। और वो कौन सा वायु होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन वायु उत्पन्न होता है दोस्तों। क्या होता है, हाइड्रोजन वायु। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चला कि यहाँ पे भी क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पे भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो चलो दोस्तों, इसका अभी हम समीकरण के द्वारा आपको बता देते हैं कि क्या हुआ होगा। तो दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक की हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, जिंक क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन वायु उत्पन्न होता है। और साथ में ये जो मैंने बताया इसे हम डेल्टा कहेंगे। और ये कब बताया जाएगा, जब कोई अभिक्रिया के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है ना दोस्तों, तब। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीनों क्रियाकलाप अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है अब आपको पता चल ही गया होगा। तो आपने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया होने पे हमें क्या होता है कि ओके दोस्तों, तो आपने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया होने पे क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कोई भी रसायन होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फिर गैस का निकास हुआ, जैसे कि हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर देखा कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ है। फिर रंग में परिवर्तन होता है, फिर तापमान में भी परिवर्तन होता है। आपने इतना आज के लिए आपने सीखा। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के अंदर किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।